अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 जिसका आपको इंतज़ार था आ गया। अच्छा जी, कल हमने वैसे ही बस थोड़ा सा गपशप लगाई थी, ठीक है, कि आपके सिलेबस में क्या कुछ है, पेपर का पैटर्न क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, स्टडी मटेरियल क्या होगा, आपने क्या करना है, उसके बाद थोड़ा प्रीवियस नॉलेज जो चाहिए वो, ठीक है। बस फिर थोड़ा टाइम बच गया था तो हमने थोड़ा सा ये डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज प्रॉपर ज़रा पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ी थेरी जो है वो ज़रा मिले जुले रुझान के साथ ही आए। थेरी हमारी है बहुत ही कम। किसी बच्चे ने ये सवाल किया नहीं कल मुझसे, तो मैं आज खुद ही सवाल कर देता हूँ, फिर जवाब भी दे देता हूँ कि एमसीक्यूज़ तो नहीं आते, तो क्या थेरी आती है सीएमए के पर्चे में? तो टू बी ऑन सेफर साइड कह रहा हूँ कि 10 से 12 नंबर की आ सकती है। इतनी भी वैसे आती नहीं है, लेकिन एहतियात अच्छी होती है। और वो थेरी भी कैसी होती है? वो थेरी इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे डिसीजन मेकिंग का एक सवाल है जी, कि आप कोई चीज़ खुद बना रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग करेंगे ये, आप ये खुद बनाते रहें या बाहर से बनी बनाई खरीद लें, इसका डिसीजन करें। अब ये एक न्यूमेरिकल सवाल दे के और उसका पार्ट बी ये डाल देंगे कि अच्छा जी डिसीजन तो आपने ले लिया, कुछ अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी डिस्क्राइब करने के जो जो मसले हो सकते हैं, इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं ना, कि आपने अगर आउटसोर्स किया, बाहर से कोई चीज़ ली है, तो उसके कोई और फैक्टर्स बता दें। अब ये थेरी है। कोई एक काम मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट दोनों से बना दें, और फिर उसने आगे कह दिया कि जी अच्छा ज़रा बता दें एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। इस तरह की थेरी नॉर्मली आती है। आपका एक टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस, तो एक दो बार ऐसा किया भी आई कैप ने, उसने स्टैंडर्ड ये वेरिएंस कैलकुलेट करवा के उसके बाद उसने कह दिया अच्छा बताओ ये वेरिएंसेस की रीजंस क्या हो सकती हैं, फेवरेबल या एडवर्स की। ये थेरी है। तो इस तरह की थेरी नॉर्मली आती है, और कोई इस तरह ये नहीं होगा जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो अब एक दो दिन पढ़ेंगे ये थेरी इस तरह से आएगी, लेकिन ये इसके बगैर हम चल नहीं सकते। जैसे मैं आज आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशंस की तरफ ले जाऊंगा, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स क्या होते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हम फिक्स्ड वेरिएबल की बात कर रहे होंगे, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन आपको नहीं आएगी, लेकिन इनके बगैर आप चल नहीं सकते सीएमए के अंदर किसी भी सूरत में, ठीक है ना। तो थेरी वाला सवाल आप लोगों ने पूछा ही नहीं, पता नहीं क्या गूंगे बैठे हुए हैं मेरी क्लास में, है जी, तो मैंने खुद ही बता दिया। चलें जी। अच्छा, जो पर्पस मैंने कल आपको कहा था वो तो मैंने आपको पढ़ के दे दिया था आईकैप के सिलेबस से, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम कर क्या रहे होंगे। तो पर्पस ऑफ सीएमए क्या है जी, यानी जो काम हम जिसके पीछे हम भाग रहे होंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या है जी। सबसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट, यही सारी लड़ाई हमारी चल रही होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो नॉर्मली हम निकाल रहे होते हैं। भाई ये मिस हो रही है आवाज़ इसकी, ठीक है। अच्छा, वो टोटल कहेंगे तो कोई मसला नहीं है, एक की पर यूनिट निकली होगी तो टोटल मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, टोटल निकली होगी पर यूनिट क्या डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ें बस प्रोडक्ट कॉस्ट हमने निकालनी है, हमारा फोकस इसके ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों निकालना चाह रहे होते हैं हम, कोई बच्चा बता दे। प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों निकालना चाह रहे होते हैं जी, कोई बताना पसंद करेंगे? नहीं सर हम नहीं पसंद करेंगे। हाँ वो बता यार, देखो मेरी बात सुनो, एक बात सुन लो, यहाँ पे गलत जवाब देने से कुछ भी नहीं होना, कोई नहीं, आपको आपने फेल हो जाना है, पास हो जाना है, यहाँ पे नहीं डिसाइड होता, ठीक है ना। तो दलेरी से जवाब दिया करें, गलत ही होगा ना मैक्सिमम। मैं तो ये कहता हूँ पर्चे में मैक्सिमम क्या हो सकता है, फेल हो सकते हैं, वो भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप बस रोज आते रहें और जैसे कहा जाए वैसे करते रहें। अच्छा बोले, प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए कॉस्ट तो निकल आई ना, क्यों निकाल रहे होते हैं हम, क्यों इंटरेस्टेड हैं इस कॉस्ट को निकालने में? बहुत अच्छे। असल में बेसिकली हम प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों निकालना में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हमने इसको बेचना है, और बेचने के लिए हमारे जहन के अंदर कुछ एक प्रॉफिट का टारगेट भी होगा। तो पता होगा मुझे चीज कितने में पड़ी, बनाई या खरीदी, ये दोनों काम ही करेंगे हम, ठीक है। भाई हाइब्रिड में आवाज तो नहीं मिस हो रही, आवाज सही आ रही है, आवाज मिस तो नहीं हो रही, ओके है। अच्छा देखें, हम चीज़ बनाकर भी बेच सकते हैं, खरीद कर भी बेच सकते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा इस सिलेबस सीएमए के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ पाला पड़ेगा, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग बिजनेस भी आएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इस तरह से, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है तो किस पे होगा, हम चीज़ बना के बेच रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम चीज़ बनाकर बेचें या खरीद कर बेचें, जब हमने बेचना है उसको तो हमारा एक सर्टन प्रॉफिट का टारगेट होगा, तो वो प्रॉफिट सेट करेंगे सेलिंग प्राइस को सेट करके,
कि इतना प्रॉफिट कमाना है, उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस करेंगे ना अपनी टारगेट, ठीक है। तो अब पता होगा कॉस्ट कितनी है तो उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, निकालना जो है ये, इसमें हम इंटरेस्टेड किस लिए होते हैं, ताकि हम सेल प्राइस निकाल सकें। तो सेल प्राइस पर यूनिट निकालने हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, सीएमए के अंदर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी देख रहे होते हैं। आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है ये की हुई है थोड़ी बहुत पीआरसी के अंदर, IS2 आपने पढ़ा था। तो जो असल में तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहा तो ये सीएमए से ही गया हुआ है उधर, यूं कहा जाए तो असल में तो यहाँ इसको सीखेंगे हम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पूरा एक चैप्टर है, प्रोबेबली बेसिक्स के बाद मैं यही करवाऊंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वो वाली चीज़ है जो आपने की हुई है इंट्रो में। आपने इन्वेंट्री का जो टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर आपने FIFO को पढ़ा था, पीरियोडिक परपेचुअल पढ़ा था, इन्वेंट्री कार्ड बनाया था, जर्नल एंट्रीज की थी, ये सब कुछ वही सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये ज़रा कंफर्टेबल आपको ना, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन देना होता है ना, तो फिर इस बेसिस के बाद मैं नॉर्मली इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवा देता हूँ, आप खुश होते हैं, हाँ बहुत ज़बरदस्त है भी ऐसे ही आसान है, आप उसका काम रोज़ करना है। अच्छा, उसके बाद आप प्रॉफिट कंप्यूटेशन भी करते हैं। सर प्रॉफिट कंप्यूटेशन वो तो हम पहले भी कर रहे थे, वो तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रॉफिट कंप्यूटेशन आप बिल्कुल करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो प्रॉफिट कंप्यूटेशन होती है वो आपकी पूरे बिजनेस की होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक, इस पर्चे के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉफिट कैलकुलेशन को बिल्कुल तोड़ फोड़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट वाइज, तीसरी क्लास में जाके पेन गर्म होता है, पेन मिल भी नहीं रहे जी। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि जी, आप सेठ साहब कहते हैं यार ये जो आप कैलकुलेटर्स बना रहे हो ना, सिर्फ इस कैलकुलेटर का प्रॉफिट मुझे अलग से निकाल के दे दो। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये काम नहीं करते, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट वाइज कर लें आप टोटल ऑर्गेनाइजेशन का भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कर रहे होते थे, टोटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, कस्टमर वाइज भी कर सकते हैं। ओके, एक कस्टमर का एक ऑर्डर आया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हम निकाल रहे होंगे यहाँ पे। आप रीजन वाइज कर सकते हैं जी, पेशावर का, लाहौर का, कराची का, अलग अलग प्रॉफिट एंड सो ऑन। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तो बन नहीं सकती। आप किसी भी लेवल पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेशन किसी भी तरह से कर लें, प्रोडक्ट वाइज कर लें, रीजन वाइज कर लें, कस्टमर वाइज कर लें, टोटल बिजनेस की कर लें प्रॉफिटेबिलिटी, ये कैलकुलेशन आप कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ कर क्यों रहे होते हैं? अल्टीमेटली जो मैंने कल बताया भी था, बेसिकली ये कल वाले पर्पज को ही मैंने थोड़ा तोड़ के लिखा है आपके सामने। कल तो वो ICAP का सिलेबस उठाया था ना, प्रिपेयर अकाउंट फॉर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, क्या चीज़, प्रोडक्ट कॉस्ट, क्यों, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो उसी को थोड़ा सा मैंने ज़रा तफसील में आपके साथ लिखा। और ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। ओके, डन, सही है। अच्छा, अब बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आपके उस्ताद ने इंट्रो में शुरू की थी कि बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स जो हैं वो कितनी तरह की हैं। प्रॉफिट सीकिंग और नॉन प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, मैं इस वक्त प्रॉफिट सीकिंग की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। बिल्कुल, आपको तो आती है अकाउंटिंग यार, हैं? कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, ठीक है। तो अगली बात जो हम यहाँ पे कर लेते हैं, अगली बात जो हम करने लगे हैं वो क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये वैसे कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें सारी लिखी हुई हैं बाय द वे। कहाँ लिखी हुई है ये मैं ज़रा देख लूँ, ये ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम तो दरख्त लगाएंगे, शाखें बनाएंगे, उल्लू बिठाएंगे और फिर कहेंगे यार शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ठीक है। तो चलें, ये हमारा टीरी है। टीरी समझते हैं? टीरी दरख्त, अच्छा ट्री होता है, ओके जी। तो ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं
ये रेडीमेड या फिनिश गुड्स को परचेज करती हैं सप्लायर से और फिर उनको सेल कर देती हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है जी? रेडीमेड, बनाते नहीं है, बनी बनाई, रेडीमेड या फिनिश गुड्स क्या करेंगे जी? परचेजेंगे फ्रॉम, परचेजेंगे, समझ रहे हो ना? इंग्लिश फास्ट इंग्लिश है बेसिकली ये। परचेज फ्रॉम सप्लायर और सोल्ड टू कस्टमर्स। वेरी सिंपल। कुछ सवाल इसके भी आया करेंगे हमें, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम चीज़ बना के ही बेच रहे हो, हम चीज़ खरीद कर भी बेच दिया करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस भी तो होते ही है। ओके, दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं जी? बस क्विकली ऐसे ही, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पर, थोड़ा सा बस ज़रा पता तो हो किस तरह बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखें ना, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन कॉस्ट की शुरू करनी है, तो जो पहली क्लासिफिकेशन ही होगी वो ट्रेडिंग बिजनेस की और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, दोनों की होगी, थोड़ी सी अलग अलग है। तो पता तो होना चाहिए ना कौन सा बिजनेस क्या करता है और कौन सा बिजनेस क्या करता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मटेरियल खरीदेगा, मटेरियल परचेज्ड, फिर उसको डालते हैं फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो फिनिश गुड्स बन जाती हैं। फिनिश गुड्स को FG लिख दूं? फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड, और फिर जब ये बन जाती हैं तो फिर इनको सोल्ड देते हैं टू कस्टमर्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज्यादा पाला आपका CMA के अंदर तो इसके साथ पड़ेगा, कभी कभी ये भी हुआ करेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन ज्यादा लड़ाई हमारी ये फैक्ट्री लगाई होनी है हमने हर जगह। ठीक है, चीजें बनाकर बेचने की बात। ठीक है, और तीसरी यहां पे फिट कर देते हैं। तीसरी तरह का बिजनेस कौन सा है जी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आपके हॉस्पिटल्स, आपके कॉलेजेस, आपके ऑडिट फर्म्स, ये सब क्या हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो रेंडरिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ये करते क्या हैं जी? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर्स। ठीक है जी, कस्टमर्स। ठीक है, मुश्किल बात है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, पूछो ना यार, नहीं पूछना, देख लो। ठीक है, चलें आगे। चलो, अच्छा फिर ऐसा है, अब मैं आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं बात इसी की करूँगा, फिर साथ ही थोड़ी सी बात एंड पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कर दूंगा। ठीक है, तो हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं जी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक कल भी सिखाऊंगा, वो बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरिएबल की। लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ थोड़े, हालांकि सिलेबस में वो मतलब ग्राफ्स नहीं है, यानी कि ग्राफ्स रिक्वायर नहीं करता आपसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा कि वो बिहेवियर किस तरह से है कॉस्ट का, क्योंकि वो फिर पूरे CMA के अंदर चलना है, तो उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना आपके दिमागों में ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन आज करवाऊंगा ताकि मिक्स ना हो दूसरी के साथ, फिर हम इंशाल्लाह वो परसेंटेजेस पे को 15-20 मिनट लगेंगे वो कैलकुलेट करवाऊंगा आपको, और फिर एक नई शरारत करके भेजूंगा, छोटा सा काम एक करके आपके गले ज़्यादा सा काम डाल के एज़ यूजुअल वो मैंने भेजना है। प्रोडक्ट की कॉस्ट की तरफ हमने जाना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ज़रा थोड़ी सी गपशप पहले ज़रूरी है। जब वो लग जाएगी तो इसके बाद फिर आप इंशाल्लाह उस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतनी अहम बातें हैं कि मैं आपसे आज दूसरे दिन ये जो बात कर रहा हूँ, समझे पहला लेक्चर पढ़ने वाला तो आज का ही है ना, बाकी तो बातें वो हैं जो हमारे पेपर से, सिलेबस से रिलेटेड थी। तो ये जो बातें मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये आखिरी लेक्चर तक भी आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, इसलिए बहुत तवज्जो से, ध्यान से, इत्मीनान से इनको करना है। बेसिक्स के बगैर आप आगे नहीं चल सकते, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसको जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही आगे जाके आप स्पेसिफिक टॉपिक को सीख रहे होंगे, ना कि आप इन छोटे छोटे मसाइल के अंदर। आपको कॉस्ट ही नहीं निकालनी आ रही जी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरा ये एक सूट है,
इसके ऊपर जो है वो 10 मीटर कपड़ा लगता है और हर मीटर कपड़े का जो है वो 100 रुपए का आता है। तो फिर मेरे इस सूट की मटेरियल कॉस्ट क्या निकली? 10 इंटू 100 1000। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको निकालनी होगी आगे। मुझे पता है आपको ये आसान बात लग रही है, लेकिन जब बड़े सवाल आते हैं तो यही बात मुश्किल हो जाती है। तो बेसिक्स के अंदर हम ये छोटी छोटी चीज़ें सीख कर आगे जा रहे होंगे ताकि आगे चल के फिर हमें ये मसले मसाइल ना हो। जो रूटीन में आने वाले काम है, बार बार हर टॉपिक के अंदर आ रहे होंगे। फिक्स वेरिएबल को अलग करना कल सीखेंगे, ठीक है। तो हाई लो मेथड एक मेथड होता है, लगाएंगे। अब वो 3-4 टॉपिक्स के अंदर वो आपका यूज होना है, सीखेंगे यहीं पे, फिर अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो पूरी तवज्जो ध्यान के साथ बैठना है, ओके। अच्छा चलें जी, तो फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन पहली जो मैं आपको करवाने लगा हूं, नंबर 1 मैंने कर दिया, ठीक है ना। कल नंबर 2 लिख दूंगा। ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, इसमें मैं कॉस्ट को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने लगा हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है जी पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तो कहता हूं एंड पे पिक्चर ले लेना, और अगर आपका नहीं दिल कर रहा साथ साथ नोट करना है तो बेशक कर लें, कोई बात नहीं। जहां मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा मैं आपको नोट करने से भी रोक दूंगा। प्रोडक्ट कॉस्ट, मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में ये थोड़ा सा चेंज होना है। वो आसान है, इसलिए वो बाद में एंड पे बता दूंगा बस, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक तस्वीर समझनी पड़ेगी पहले। बड़ी प्यारी तस्वीर देखना अभी मैं बनाता हूं आपके लिए, और वो तस्वीर रही जनाब ये फैक्ट्री है भाई, कह रहे हैं तजर्बा भाई का लगता है, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी फैक्ट्री है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट बनाना है जी? सेलिंग इतना छोटा नहीं, यहाँ एडमिन आपको बिठाते हैं, एडमिन एंड अकाउंट्स। यहाँ पे आपका HR डिपार्टमेंट आ जाता है जी। चलो ये एक ही जगह पे बिठा सकते हैं आप, ठीक है। तो HR डिपार्टमेंट आ गया, और यहाँ पे आपका सेल्स डिपार्टमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर वो कॉस्ट जो इस चार दीवारी के अंदर की है, यानी इस फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। यहां पे फैक्ट्री का दरवाजा है, यहां से फैक्ट्री में मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके ऊपर वर्किंग चल रही है और फिर फिनिश गुड्स बनती है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आएगा, दरवाजा इधर लगा हुआ है, यहां से मटेरियल आएगा, यहीं से लेबर भी एंटर होगी, और यहीं पर एक मीटर लगा हुआ है जिसपे उसका बिल वगैरह भी आना है। तो सारे वो खर्चे जो इस फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं वो 3 नस्ल के हो सकते हैं, या वो मटेरियल होगा या वो लेबर। अभी मैं इसको और डीप डाउन ले जाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का लफ्ज बोलूंगा, फिलहाल छोड़ें, ठीक है। या वो मटेरियल होगा या वो लेबर होगी, या इन दोनों के अलावा कोई भी खर्चा जो इस फैक्ट्री के अंदर है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो खर्चा तो फैक्ट्री का ही है, वो ओवरहेड कहलाएगा। ये तीनों मिलकर प्रोडक्ट कॉस्ट बनते हैं, ठीक है। इवन इस दरवाजे पर बैठा हुआ गार्ड भी जो है वो इस फैक्ट्री के दरवाजे पे बैठा है, इस शोरूम के दरवाजे पे नहीं बैठा हुआ। तो फैक्ट्री पे बैठा हुआ, फैक्ट्री के दरवाजे बैठा हुआ गार्ड जो है उसकी तनख्वाह भी क्या है? वो प्रोडक्शन। हाँ वो बाद में देखेंगे, वो ओवरहेड कह लेंगे, मटेरियल नहीं है वो, लेबर डायरेक्ट लेबर नहीं है तो ओवरहेड है। बहरहाल फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी क्या क्या चीज जो जो इस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन मैं लिखने लगा हूं, लिखी हुई भी है वैसे, मैं चाहती हूँ मार के लिखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होगी? और ऑल दोज कॉस्ट आर all those costs that are incurred in manufacturing a product in factory। आसान बात है, that are incurred in manufacturing a product in the factory। हर वो कॉस्ट
जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और ऑल दोज कॉस्ट दैट आर, लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं वहीं से नकल करके लिख रहा हूं, और मैं कौन सा कोड, देख लो, आप देखते भी जाओ साथ साथ, एक आधा बच्चा, मिलती जुलती बात होगी। बाकी आप पिक्चर एंड पे लेना, आपको हाँ जी यहाँ पे ट्री हमें ज़रा अच्छा लग रहा है, तो कोई नहीं, पिक्चर लेना, घर जाके बना लेना, कुछ साथ साथ भी बना रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बातें ये नोट्स के अंदर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ऑल दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग a product in the factory। ठीक है जी। अब ये जो कॉस्ट्स हैं ये 3 तरह की हो सकती हैं, ये अभी भी बताया आपको, ये 3 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन मैं इसको ना अब थोड़ा सा और बेहतर कर रहा हूं। वो कैसे? मटेरियल नहीं, डायरेक्ट मटेरियल। क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और जो ये दोनों नहीं है, यानी जो कॉस्ट इन दोनों में फॉल नहीं करती, कोई भी कॉस्ट ऐसी है जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट भी लिखे ना, कॉस्ट का टॉपिक, कॉस्ट का पेपर है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, लेकिन इस 4 दीवारी के से रिलेटेड कॉस्ट है, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट है। ठीक है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहलाती है। मैं FOH लिख दूं इसको, FOH कॉस्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, चलो कपड़ों की ही बात अब की है तो कपड़ों को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये वेस्ट कोट है, इस वेस्ट कोट पर मटेरियल कौन कौन सा लगा हुआ है आपके ख्याल में? कपड़ा है, बटन है, धागा है। ठीक है, मटेरियल की बात करें तो कलर तो कपड़े में ही होता है, कहते कलर भी लगा हुआ है। हाँ, हो सकता है आप यूं कह लें कि इसके अंदर भी एक कपड़ा है। ठीक है, चलें, अब कपड़ा, बटन, धागा, ये 3 चीजें हैं। इनमें से आप किसको डायरेक्ट मटेरियल कहना पसंद करेंगे और किसको नहीं कहना? जो नहीं कहना उसको क्या कहना है वो बात बताता हूं। मेरे ख्याल में कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है। अब मेरे ख्याल में नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो 3 चीजें हैं जो इस कपड़े को डायरेक्ट मटेरियल कह रही हैं। पहली चीज, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं यहां नहीं लिख रहा, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। 3 चीजें, फुली ट्रेस हो सकता है कि एक यूनिट पर कितना कपड़ा लगा है। मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे इस पर 2 मीटर कपड़ा लगा है, यही काफ़ी नहीं है। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 बटन भी तो 5 लगे, बता सकते हैं कि एक वेस्ट कोट पे 5 बटन लगे, तो धागा बता सकते हैं सर 2 नलकियां धागे की भी लगी हैं। नहीं, एक बात तो ये हो गई कि वो फुली ट्रेस हो सके एक यूनिट पर कितना लगा है। दूसरा, वो इंटेग्रल पार्ट बने फिनिश गुड्स का। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा इतनी क्लियर बात नहीं लिखी, मैं क्लियर बात ये बताता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिससे आपकी प्रोडक्ट की शक्ल बन रही है। जैसे चलो इस वेस्ट कोट को भी साथ ही रखो, एक और एग्जांपल डालते हैं। ये टेबल है, जिस बेंच के टेबल के ऊपर आपने किताबें रखी हुई हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है? इसमें लकड़ी लगी हुई है, इसमें कील लगे हुए हैं, ग्लू लगी हुई होगी, ठीक है, नीचे वो लोहे का भी जो है वो पाइप लगा हुआ है। अब किस चीज को आप डायरेक्ट मटेरियल कहना पसंद करेंगे? भाई लकड़ी और लोहा ऐसी चीज है जिससे इसकी शक्ल बन रही है, यानी कह सकते हैं कि इंटेग्रल पार्ट, यानी आपको बेंच देखते ही क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले जिस चीज ने इसकी शक्ल बनाई है बेसिकली वो क्या है? लकड़ी और लोहा। अब इसमें कील भी लगे हुए हैं, अब डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं एक बेंच के ऊपर कितने कील लगे हैं। ग्लू भी लगी हुई है, हो सकता है को थोड़ा बहुत उन्होंने निचली साइड में पेंट किया हुआ हो। ये सारी चीजें भी मटेरियल में ही आती हैं, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि वो इंटेग्रल पार्ट बने, यानी वही शक्ल बना रही हूं आपकी प्रोडक्ट की। और तीसरी अहम बात क्या है कि अगर आप वेस्ट कोट की कीमत की बात करें तो उसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो धागे की कीमत का होगा।
सोने का धागा लगे है। सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या होगा कॉस्ट का, ये कपड़ा ही है, ठीक है। माना कि धागा और बटन भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि एक यूनिट पर कितना लगा है, ठीक है, लेकिन वो आपकी पूरी वेस्ट कोट की कॉस्ट के अंदर बहुत थोड़ी सी अमाउंट रखता है। माना कि बेंच आपका मिसाल के तौर पे ये बेंच 25,000 रुपए का बना है, तो उसमें हो सकता है 1,000 रुपए की कीलें भी लग गई हों, लेकिन आपका ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन कौन सा है इस कॉस्ट का, लकड़ी और लोहा, तो आप उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। बाकी टेंशन नहीं लेनी। ऊपर वाली हेडिंग देखें, ऊपर वाली हेडिंग क्या है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है चाहे वो नहीं है, नहीं भी है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा और कहां चला जाएगा, और अल्टीमेटली इन दोनों ने कहां पे चला जाना है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ये बनेंगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप ये ना कहना सर जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं आप, वेस्ट कोट की कॉस्ट में सिर्फ कपड़े की कॉस्ट होगी, धागे की और बटनों की नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वो भी कॉस्ट है, लेकिन उसको क्या किस नाम से क्लासिफाई करते हैं हम, इनडायरेक्ट मटेरियल से। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो हम ओवरहेड्स के अंदर रखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा। डायरेक्ट मटेरियल समझाने की कोशिश की गई आपको, और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए मैं क्या कहूंगा, जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है वो इनडायरेक्ट है। ज्यादा नहीं परेशान होना। देखिए यहां पे कैसे लिखा हो, ऐसे अलग करे ऐसे ही लिखा हो, चलो उन्होंने लिख दिया है, बहरहाल मैथ अच्छा ले लिखा हो, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट, हाँ वह बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो आसान तरीका भी क्या है, छोड़ मैं पढ़ा दूंगा, छोड़ो फिलहाल देखो, आसान तरीका भी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल समझो। डायरेक्ट मटेरियल की क्या 3 निशानियां बताई, कि वो डायरेक्टली ट्रेस हो सके एक यूनिट पर कितना लगा है, दूसरा वो इंटेग्रल पार्ट बने, यानी कि उसी से आपके प्रोडक्ट की शक्ल सामने आ रही हो, वही आपकी प्रोडक्ट की शक्ल बन रहा हो, और तीसरा उसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन रखती हो, तो इसको आप क्या कहोगे, हाँ इनमें से कोई निशानी पूरी हो तो आप कहोगे ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब उसके अलावा भी प्रोडक्ट पर जो मटेरियल लगा है वो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट, वो आपको कोई मुफ्त में तो नहीं कील मिल गए, और वो भी आपने अपने कस्टमर से ही कॉस्ट में ऐड करके प्रॉफिट उसके ऊपर रख के सेल प्राइस जब करनी है, तो आपने वो कस्टमर से ही वो पैसे भी लेने हैं। कील के पैसे भी हम कस्टमर से ही लेंगे, ग्लू के पैसे भी हम कस्टमर से ही लेंगे, धागे के पैसे भी हम कस्टमर से ही लेंगे, लेकिन उसको कहेंगे क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पे मैं इतनी लंबी कहानी नहीं लिख रहा, ये लिखी हुई है, आप वहीं से पढ़ाई है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो जिसमें ये 3 चीजें पाई जाएं, क्या, एक यूनिट पर कितना लगता है पता लग रहा हो, और ये इंटेग्रल पार्ट बन रहा हो, और इसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट हिस्सा रखती हो टोटल कॉस्ट के अंदर, तो ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। और अगर इन तीनों में से कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट पर लगा हुआ है मटेरियल, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा, लेकिन हम उसको कहां पर रखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहली चीज क्या आ गई, बल्कि मैं यूं लिख देता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आएगा, ऑल, वो जो वहां पे लिखा भी हुआ है, वो जो मैंने अभी पढ़ा है, मैंने वहां से नकल कर लिया ना थोड़ी सी, वो बूटी लग गई, अब मैं तो वही लिखूंगा, ठीक है। तो ऑल, ये खुद ही लिखेंगे ना वहां पे, तो इसलिए जो बूटी लग जाए तो वो फिर यहाँ पे फौरन लिख देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, भाई कह रहे हैं वही लिखा हुआ है वहां पर, सुभान अल्लाह, आप लोगों ने भी सही पकड़ लिया है, नकल ऐसे करनी है। तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। ये तो होगी ना इसकी जो है वो एक जनरल सी डेफिनेशन, आसान होगी बात, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कुछ, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल जो मैं आपको अभी समझा भी गया वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या है जी, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है वो आपको समझा दिया। उसके अलावा फैक्ट्री में ही प्रोडक्ट पर कोई भी और मटेरियल लगा है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक जैकेट बनाने वाली कंपनी है, आपने लेदर परचेज किया, मटेरियल है, आपने उस लेदर को फिर कटिंग मशीन से कट किया, उसको धागे से मशीन पर सिया, उस पर बटन लगाए, जिप लगाई, और फिर उसको चमकाने के लिए कोई स्प्रे भी किया। अब मेरे ख्याल में इन सारी कहानियों के अंदर सिर्फ लेदर या उसके अंदर लगने वाला एक कपड़ा जो है उसको आप डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई जिप लगाई, कोई धागा लगाया, कोई जो है वो स्प्रे चमकाने के लिए किया, कुछ भी ऐसा किया जो उस जैकेट पर ही लगा है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं बन रहा,
और नॉर्मली वो उस तरह से नज़र भी नहीं आ रहा था धागा को, इस तरह से उसी की वजह से शक्ल बन रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही पार्ट बनाना है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कह के FOH में डाल देते हैं। मैं अभी आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किया हुआ है इंट्रो में, मैं आपको याद कराऊँ, एक सवाल मैं करवा दूंगा फिर भी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आपने किया हुआ है ना, वो आपको अगर याद आ जाए तो आपको नजर आ रहा होगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये मिलकर बना करती थी प्राइम कॉस्ट। उसमें आप FOH ऐड करते थे तो ये बनती थी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। उससे आगे भी ना जाए फिलहाल, ठीक है ना। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दरअसल क्या है, टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट है, फैक्ट्री के अंदर होने वाले सारे खर्चे। ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया, डायरेक्ट मटेरियल समझ आया है, यहां से पढ़ भी लो। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, मैंने वहां यहीं से नकल करके लिखा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडिंग में क्या होता है वो भी बताता हूं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, वो सारी कॉस्ट जो कि इनकर होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री। द कॉस्ट आर आल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट हैव 3 मेन एलिमेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एनी सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट व्हिच कैन बी फुली ट्रेस्ड टू वन यूनिट, becomes integral part of finished good and has a significant part in overall cost of finished goods. Example are leather in jacket, cloth in shirt, wood in table। यही जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, सिंपल सी एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ तक को मसला। अब जो इनके अलावा, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, वो कहाँ चला जाएगा? All factory expenses or manufacturing costs other than direct material and direct labor are collectively known as factory overhead cost. It is also known as production overhead cost, indirect manufacturing cost, indirect factory cost। ये different नाम लिखे हुए हैं, कहीं परेशान ना हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में ग्लू, लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस, टेप, वेल्डिंग रॉड। वेल्डिंग रॉड किसे कहते हैं? ये जिससे ये पाइप जोड़ा गया, वो जो वेल्डर आकर वो जो थोड़ी देर बाद लगाते हैं, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, तो वो भी तो मटेरियल लगा था ना, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद ब्लेड, स्क्रूज, ग्लव्स, क्लीनिंग सप्लाईज, नेल्स, ड्रिल्स, ठीक है। ये ये सब क्या है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, यूज हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो 3 शर्तें नहीं पाई जाती। प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट भी बनाएंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। और ये किसका हिस्सा बनेगा? FOH का। समझ आ रही है? जाग रहे हैं ना सारे? वरना नहीं जागेंगे तो कोई बात नहीं, बाद में फिर अभी आंखें नहीं खोलेंगे तो बाद में खुली की खुली रह जाएंगी, जब आगे जाके ये चीज़ें आएंगी तो फिर आपको समझ नहीं आ रही। तो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से चीज़ें सीखते जाएं। डायरेक्ट लेबर की बात करें जी, क्या होगी डायरेक्ट लेबर? वो दर्जी जिसने ये सूट सिया, ठीक है। अब इस सूट में, इस फैक्ट्री के अंदर हमने जो जैकेटें बनाई हैं, ठीक है, उसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था हमारा बंदा जैकेट बनाने में, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ट्रेस भी हो सकती है कि एक जैकेट पर उसकी कितनी, यानी कि मिसाल के तौर पे उसने 10 घंटे में एक जैकेट तैयार की और हम उसको हर घंटे के 500 रुपये देते हैं। बड़ा हाईली स्किल्ड हमारा लेबर है, हर घंटे के 500 रुपये देते हैं, तो 10 घंटे कितने बने? आराम से बता सकते हैं कि एक जैकेट पर लेबर कॉस्ट कितनी आई है? 5000। और फिर लेबर की जो कॉस्ट है, ये लेबर की जो कॉस्ट है डायरेक्ट वाली, इस बंदे की जो कॉस्ट है, ये बाकी सारी कॉस्ट के हिसाब से देखें तो एक काफ़ी जो है वो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट भी है, ठीक है। और इसी ने ही तो इस शक्ल के अंदर उसको डाला है। तो डायरेक्ट लेबर की भी कहानी वैसी ही है, ठीक है। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर हमने कई सारे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं, या मशीनों पे काम कर रहे हैं, या हाथों से बना रहे हैं हैंडमेड जैकेट्स, ठीक है। तो वो सारे तो लगे हुए हैं, हम उनको डायरेक्ट लेबर कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बंदा ऐसा भी फिर रहा है जो कह रहा है, ओ भाई सही से काम करो, ओ ध्यान से, किधर जा रहे हो तुम, बार बार वॉशरूम क्यों जा रहे हो तुम, ये तुम क्या करो यार, तुम्हारे खाने की ब्रेक ही खत्म नहीं हो रही। वो कौन है? सुपरवाइजर। अब वो सुपरवाइजर जो है उसके बारे में तो शायद हम ये नहीं बता सकते कि हो सकता है वो एक बंदे के पास 1 मिनट खड़ा हुआ हो, एक बंदे के पास से गुजर गया हो, एक बंदे के पास 10 मिनट खड़ा होकर गप भी लगा ली हो उसने और उसको समझा भी दिया हो कुछ, ठीक है, सही है ना। फिर आप कहोगे कि जी अब इसका क्या करें? एक तो एक सुपरवाइजर है पूरी फैक्ट्री के अंदर, मिसाल वो घूम रहा है, तो फिर शायद तो हर जैकेट के ऊपर इसकी कॉस्ट बांटने लगे तो वैसी बड़ी थोड़ी सी हो जाए। शायद क्लियरली हम इसको बता भी ना सके कि एक जैकेट के ऊपर उसने कितनी देर खड़े होकर मशवरे दिए थे, ठीक है। और ना ही जो है वो कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा पूरे हमारे इस प्रोडक्शन के हॉल का, एक सुपरवाइजर या 2 सुपरवाइजर होंगे। तो है तो ये फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद सुपरवाइजर। इवन एक मैनेजर बैठा हुआ है 10 सुपरवाइजर के साथ, तो वो मैनेजर भी क्या है, वो इस फैक्ट्री का ही एम्प्लॉई है, लेकिन उसकी
जो सैलरी होगी वो भी बढ़ जाएगी हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम शायद क्लियरली ना बता सकें कितनी लगती है। क्लियरली बता भी लें तो शायद पूरी जैकेट की कॉस्ट में जो हिस्सा सुपरवाइजर की सैलरी का एक जैकेट को मिलेगा वो शायद बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन है तो इसी चार दीवारी के अंदर मौजूद। इसलिए डायरेक्ट लेबर नहीं है। तो बाहर बैठा हुआ गार्ड, ठीक है, क्या वो डायरेक्ट लेबर है? क्या वो जैकेट भी आके फटाफट बना जाता है अपनी गन से, डज डज सुराख कर देता है? ऐसा है? बोलो। लेकिन वो है तो इसी फैक्ट्री का मुलाजिम। तो जो फैक्ट्री का मुलाजिम है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, तो है तो फैक्ट्री का ही मुलाजिम, उसको इनडायरेक्ट लेबर कह के एफओएच में उसकी कॉस्ट डाल देंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं इनडायरेक्ट लेबर के बारे में ये नोट्स क्या कहते हैं, सॉरी डायरेक्ट लेबर के बारे में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? द वेजेस कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। सुपरवाइजर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, गार्ड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व, मैं कहने लगा था इलेक्ट्रिकली, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो एक्टिवली इन्वॉल्व कौन है? वो जो जैकेट बना रहा था, तो उसको जो वेजेस दी, ठीक है, तो हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड हुज टाइम स्पेंट ऑन ईच यूनिट एंड वेजेस कॉस्ट पर यूनिट कैन बी ट्रेस्ड इजीली इन अ फिनिश प्रोडक्ट। अभी भी मैंने आपको बताया था 10,000 रुपये हमने उसको दिए एक जैकेट बनाने के, क्योंकि उसने 5 घंटे में एक जैकेट बनाई और हर घंटे 10 घंटे में एक जैकेट बनाई और हर घंटे के उसको 500 रुपये दिए, इजीली ट्रेस हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की क्या, वो तीसरी बात उन्होंने नहीं की इसमें, ठीक है, तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट का आया हो लेकिन लेबर की कॉस्ट कम हो, पर इजीली ट्रेस हो सकती है। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो उसको डायरेक्ट लेबर कह देंगे हम। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं जी डायरेक्ट लेबर की है? इंक्लूड्स वेजेस ऑफ टेलर मैन्युफैक्चरिंग जैकेट और शर्ट्स और वेजेस ऑफ कारपेंटर मैन्युफैक्चरिंग द टेबल। वही एग्जाम्पल लेकर आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट लेबर है वो तो अपने नाम से अलग से आ गई, ठीक है, और जो लेबर तो है इसी फैक्ट्री के अंदर ही मुलाजिम और भी लोग काम कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा रखा हुआ है, कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है, मैनेजर रखा हुआ है, गार्ड्स रखे हुए हैं, कोई क्लीनर रखे हुए हैं, तो इन सब की सैलरी भी चूंकि फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर ये मौजूद हैं, तो ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट ही हैं, ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है ये बात तब पता लगेगा ना जब पीरियड कॉस्ट भी पढ़ेंगे, फिलहाल तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बननी है, लेकिन चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है और शायद क्लियरली बता भी ना सक रहे हो हम कि एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम या कितनी कॉस्ट इनकी लगी है, तो इनको हम फिर किस जगह फेंक देंगे? ठीक है जी, तो मिसाल नंबर 2 इज इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, तो डायरेक्ट लेबर और अगर इनडायरेक्ट है तो एफओएच में, डायरेक्ट मटेरियल अपने नाम से और अगर इनडायरेक्ट है तो एफओएच में। इसके अलावा यानी कि इन दो के अलावा कुछ भी है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ये फैक्ट्री अगर किराए पे है तो इस फैक्ट्री का किराया मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, लेकिन है तो फैक्ट्री का किराया। अच्छा, फैक्ट्री अपनी है, बीच में प्लांट किराए का लिया हुआ है हमने, प्लांट का किराया डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, तो फिर है तो फैक्ट्री का ही एक आइटम जिसका किराया है, तो क्या है? अच्छा, फैक्ट्री भी हमारी, प्लांट भी हमारा, डेप्रिसिएशन है। अब ये डेप्रिसिएशन है, ये क्या डायरेक्ट मटेरियल है, क्या डायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री की डेप्शन ओवरहेड। अच्छा, बिजली का बिल आ गया, जो फैक्ट्री चल रही थी उसमें बिजली में चल रही थी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, या फ्यूल का खर्चा आ गया, हम फ्यूल के ऊपर चला रहे थे उसको। अब क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। आपको सर जी डायरेक्टली फ्यूल यूज हो रहा है फैक्ट्री के अंदर भाई, तो क्या फ्यूल आपकी जैकेट के ऊपर भी नजर आ रहा है? 2-2 बोतलें जैकेट के अंदर आपने फ्यूल की भी डाली हुई हैं? नहीं ना, तो वो यूज हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का खर्चा तो कहाँ ले जाएंगे? ये 3-4 भी लिख लेते हैं, चलो अच्छा होता है। फैक्ट्री किधर गया? फैक्ट्री रेंट हो सकता है अगर फैक्ट्री अपनी नहीं है, और अगर फैक्ट्री अपनी है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल कॉस्ट ये हो सकती है। एंड सो ऑन इसलिए कर रहा हूं कि जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है तो वो क्या है? एफओएच। ठीक है, कोई मसला? यहां तक कोई मसला? जरा जल्दी से एक नजर मार लें वहां पे जहां पे मैंने दिखा रहा था आपको, जा के पढ़ा रहा था। ठीक है,
ये जहाँ पे आपकी बात शुरू हो रही है ना 4 पॉइंट, नहीं ये तो 4 पीछे आओ भाई, यही है कॉस्ट क्लासिफिकेशन 4.1.2 नजर आ रहा है आपको? सर यहाँ से हमें नहीं नजर आता, हमें यहाँ से दिखाएं। ये 4.1 प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। जरा क्विकली इसको पढ़ो, जरा क्विकली पढ़ो इसको, जो बातें की वही लिखी हुई हैं, वैसे तो मैंने यहीं से देख देख के लिखी है, असल में जो लिखी थी वही देखकर यहां पर लिखी थी जब नोट्स बनाए थे। खेती करो, वक्त काटे मुकाबला सख्त। जरूरी नहीं है, हो सकता है फैक्ट्री, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए करीब बना दी है, और अगर इकट्ठा आ जाएगा बेटा तो फिर फ्लोर एरिया के हिसाब से इसको बांट लेंगे, ये एफओएच के चैप्टर में हम करेंगे। कोई ना कोई मुनासिब बेसिस होंगी जिस बेस पे, अब हो सकता है आपका मीटर भी एक ही लगा हो, अब फिर क्या करोगे, कोई ना कोई निशानी बताएगा, ठीक है ना, वो निशानियों में से अब मुनासिब निशानी क्या होगी, मिसाल के तौर पे आप अगर रेंट की बात करें तो फ्लोर एरिया मुनासिब बेस होगी, वो फ्लोर एरिया बताएगा कि फैक्ट्री का इतना फ्लोर एरिया है, सेल डिपार्टमेंट ने इतना घेरा हुआ है और एडमिन डिपार्टमेंट इतना घेरा हुआ है, तो आप उस हिसाब से फिर एलोकेट करोगे उसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल अज्यूम करो कि फैक्ट्री का अलग किराया आता है, ये और बंदे की है, और बाकी जो है वो हो सकता है हमारी अपनी बिल्डिंग है, तो अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। वो जो बचपन में आपको कहा जाता था कि अगर फैक्ट्री का प्लांट है तो उसकी डेप्शन कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, दरअसल वो यहीं से होकर जा रही होती है, दरअसल वो एफओएच में पड़ेगी डेप्शन, एफओएच से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट बनेगी, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन के आपके पीएनएल में जारी होती है। इंशाल्लाह पहुंचेंगे यहां तक भी, अभी जरा दूर है, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, शुरू की है बात। जी सही है, कोई मसला मसैल? कोई मसला मसैल नहीं है। मैं ज़रा थोड़ी सी बात आपको इस तरह से भी कर दूं, मेरा दिल कर रहा है कि ये दरअसल जो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते होते थे ना, मैं वो उसका नाम नहीं लिख रहा अभी, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिसाल के तौर पे मेरी है जी 100 रुपये, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लेट से 80 रुपये है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, नाम सुना हुआ इसका? डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है ना, वैसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे नहीं नज़र आया कभी सीएमए के अंदर, शायद कोई एक आध बार नज़र, चलो मिसाल दे देता हूँ, वैसे लिखता नहीं हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप घर बनवा रहे थे, ठीक है, और बल्कि बना रहे थे खुद ही, ठीक है, आप खुद ही घर बना रहे हैं, अब उस घर बनाने के ऊपर आपका मटेरियल जो है ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, बोलो। उसके बाद आपके जो मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर, उसके बाद आपके कुछ और खर्चे भी होते हैं, जैसे आपने जो है वो मीटर लगवा लिया, नहीं लगा भी मीटर तो जनरेटर रखवा दिया, आपको बिजली की पानी की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो कुछ ओवरहेड्स भी आपके खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और फिर वो वक्त आया जिस वक्त आपने छत डालना था। अक्सर ऐसा होता है ना, आप रात को इतवार वाले दिन सोए होते हैं, सुबह सुबह जो है वो नमाज़ पढ़ के आप सो जाते हैं, यार आज इतवार मनाएंगे, और साथ वाले घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो सवेरे सवेरे वहाँ पर वो जो है वो पीटर इंजन आ जाता है, डर 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 डर, क्या हो रहा है जी, वो छत डाल, तो वो दिन आ गया जिस दिन आपने छत डालनी थी। अब छत डालने के लिए आपको पता है कि एक स्पेसिफिक जो है वो इक्विपमेंट आता है, वो एक वो गोल गोल सा होता है, वो जो घूम के मसाला तैयार करता है, ठीक है। फिर एक जो है वो लिफ्ट सी होती है खंबे के ऊपर, जो ऊपर लेके मसाला जाती है, और फिर उसके अलावा आपका जो है वो जो जनरेटर वगैरह और फ्यूल वगैरह, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मली आपके जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, वो उनके अपने पास नॉर्मली नहीं होता, वो नॉर्मली ऐसा करते हैं कि उसको किराए पे ले आते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप जिससे घर बनवा रहे थे उसने 50,000 रुपये किराया दिया, और ये सारा सामान एक दिन के लिए किराए पे ले आया और आपकी छत डाल दी। अब डायरेक्ट मटेरियल है क्या ये, किराया 50,000, बोलो क्या डायरेक्ट लेबर है ये? लेकिन ओवरहेड भी तो नहीं कह सकते इसको, अच्छी खासी कॉस्ट भी है, और बताया जा सकता है एक घर के ऊपर ये 50,000 लगा है, तो ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है लेकिन ओवरहेड भी नहीं है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, पर सीएमए के अंदर इसका रवाज नहीं है, ये आपको नज़र नहीं आएगा, वैसे मैंने बता दिया, इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर ये दोनों मिलकर 180 रुपये बने। इसको क्या कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है,
मैं तो बस रिवीजन ही करा रहा हूँ, मुझे मतलब मैं रिवीजन कराते कराते ही बूढ़ा हो जाऊंगा मुझे लगता है। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मिलकर क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने क्या ऐड करना होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो वो जो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी वही लिख लेते हैं। क्या कहा था जी मैंने? इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा इसमें, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन ऑफ लेट्स से प्लांट, ऐसी मिसाल के तौर पे प्लांट आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल आ गया, बस काफ़ी है। ठीक है, अब ये जो डिब्बा है ना, डिब्बा ये जिसमें ये सारे खर्चे आएंगे, मैं मिसाल ले लें इसकी भी कोई, ये 30 रुपये, ये 15 रुपये, ये 55 रुपये, ये 68 रुपये, कितना बनता है? ऐसे ही बस 65 कर लें यार, चलो आप सर राउंडिंग बताएं ना ज़रा, हम ज़बानी बता लें। डिब्बे का टोटल 160। नाउ दिस 165 इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये FOH है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये मिलकर क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और F, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, एक और भी बात है, क्या क्या है? अगर आप लेबर और ओवरहेड्स को ऐड करें तो ये दोनों क्या बनते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। ये भी बता देता हूं इंशाल्लाह, लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, ठीक है? खैर फिलहाल तो छोड़े, 165 भी आ गया। अब ये तीनों को टोटल करें, यानी 180 और 165 का टोटल ऐड करें तो कितना बनता है? 3, ये 345 क्या है जी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह देते होते हैं, ठीक है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें फिर आपको पता है, वैसे आपको मैं याद भी कराऊंगा, एक चीज़ होती है वर्क इन प्रोसेस, यानी जो चीज़ अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई कंप्लीटली, ठीक है, उसकी जब आप ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंचते हैं। बहरहाल फिलहाल उसको छोड़ें, फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ उस पर रहें। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक क्लासिफिकेशन सिखाई, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, जिसमें अभी सिर्फ कौन सी बताई है? प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 3 तरह की कॉस्ट पर मुश्तमिल हो सकती है, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट हो सकती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, सही है? इसमें कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप, ये मैंने ऐसे अज्यूम किया डाटा, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप लोग जी। मसला है कोई हाइब्रिड में? साथ वालों को मसला है? अपना अपना मसला बता दें, अपना अपना। चलें आगे। अच्छा जी, पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं? देखो जी, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि ये पीरियड से रिलेट करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक लोन लिया, मिसाल ले रहा हूँ, एक लोन लिया और उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया। अब ये जिस अरसे में आपने लोन इस्तेमाल किया है, ये उस अरसे के अंदर आपका एक्सपेंस बनना चाहिए, ठीक है, सही है? आपने मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट को सैलरीज पे की, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, एडमिन डिपार्टमेंट अलग है, मैंने वो देखो अलग रखा हुआ है, ठीक है? तो चलो पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है? पीरियड कॉस्ट क्या है? आर नॉट एसोसिएटेड विद, लेट मी नकल फर्स्ट, आर नॉट एसोसिएटेड विद, कितने गया पीरियड कॉस्ट ये, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, देख लिया मैंने, बस याद आ गया मुझे। आर, ये मैं इसलिए भी बेटा सेम लिख रहा हूँ कि आप लिखने की मुसीबत में ना पड़े ना, ठीक है? पिक्चर ले लेना कि चलो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यही चीज़ें वहाँ लिखी हुई, ठीक है? आर नॉट एसोसिएटेड विद, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है अपने अल्फाज में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। असल में ना ये मैच की जाती हैं रेवेन्यूज़ के साथ। जैसे मैं मिसाल ले रहा हूँ, आपने बचपन में इंट्रो में पढ़ा होगा कि आपने आज सेल की उधार पे
100 रुपये, ठीक है। आज इस साल में आपको पैसे नहीं आए, आपका रिसीवेबल है, 1000 पे बेची थी। अब आपने ईयर एंड पे खड़े होकर एक अंदाजा लगाया, इस 100 में से 10 नहीं आने, इस 100 में से 10, अब ये तो कंफर्म नहीं है कि ये 10 नहीं आए, अभी पक्का तो नहीं हुआ। आपको शक है कि अगले साल इसमें से 10 रुपये नहीं मिलेंगे, तो अगले साल का वेट करते थे या इसी साल में उस 10 रुपये को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे? इसी साल करते थे, जिसको आप कहते थे अंदाजा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्यों करते थे ऐसा? आपने कहा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में जो लॉस होना है उसको आज ही बुक करो। मैं इससे अगली बात करता हूं, दरअसल प्रूडेंस और मैचिंग एक ही बात है। दरअसल ये मैचिंग कॉन्सेप्ट था, दरअसल ये क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या मतलब? भाई आपने सेल इस साल में 100 की रिकॉर्ड की, तो उसके रिलेटेड सारे खर्चे भी इसी साल में आने चाहिए। हालांकि उसने एक्सपेंस और भागना अगले साल में था, लेकिन आपने कहा चूंकि इस पैसे को आज हमने उधार पे चीज बेची है ताकि सेल बढ़े, तो उस सेल को हमने इस पीरियड में रिकॉर्ड किया है, तो आज अंदाजा लगाकर जो कल को उसने 10 रुपए का नुकसान है उसको भी आज ही हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को मैच करना होता है। तो ये पीरियड कॉस्ट जो होती है ये वही होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा वाली जो कॉस्ट होती हैं, सेलिंग हो गई, एडमिन हो गई, फाइनेंस कॉस्ट हो गई, ये सारी की सारी क्या होती हैं? पीरियड कॉस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ लिख लूँ पूरा, फिर पार्ट 2 शुरू कर लें, ठीक है। तो पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड आर मैच्ड विद, और एक बड़ी मजे की मैच अगेंस्ट कर दे, बड़ी मजे की अभी बात बताऊंगा, पहले ये लिख ले, ठीक है। ले तुसी कर लो मजे की गल। मैच्ड अगेंस्ट, ये मैंने अगेंस्ट लिखा है, जैसे आप मेरे अगेंस्ट है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे होते। रेवेन्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे 3 ही नाम इसके भी लिख लें, सेलिंग, मार्केटिंग कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, यार ये ले, सेलिंग, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, ठीक है जी। एडमिन कॉस्ट्स, मिसाल के तौर पे फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब जो है ये पीरियड कॉस्ट कहलाती हैं, ठीक है जी। कौन सी कॉस्ट जी? पीरियड कॉस्ट, ठीक है। यानी इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि जो चीज़ आपने बनाई है वो बिकी है या नहीं बिकी है। मैं एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। पीएनएल बनाते होते थे आप? पीएनएल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है जो आपने बनाई, लेट्स से 10 रुपये की कॉस्ट उस पर, ठीक, आपने वो बेची कोई नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आना है? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा? मैं कहता हूँ यार आपने खरीदी है, ठीक है, चले बनाई नहीं खरीदी है, और आसान कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक में नहीं पड़ा था, आपने एक चीज़ खरीदी 10 रुपये की और आपने उसको बेचना था 12-13 रुपये का, अपना प्रॉफिट कमाना था, लेकिन आप इसको बेच नहीं पाए, आप इसको बेच नहीं पाए, तो क्या करोगे? इसको कॉस्ट ऑफ सेल में डालोगे? नहीं, आप इसको कहोगे भाईजान ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनानी, बल्कि इसको क्लोजिंग स्टॉक कहो और इसको यहाँ से उठाकर ले जाओ बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना जी? 10 रुपये। अब जब अगला पीरियड आएगा तो पीएनएल जब बनेगा, तो आपने जब ये चीज़ सेल करनी है, लेट्स से 15 रुपये की आपने ये बेच दी, तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसके अंदर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक में ये पड़ा हुआ था कितना? 10 रुपये का। कोई चीज़ आपने, मैंने एक ही प्रोडक्ट बस खरीदी थी, बस बिजनेस खत्म, बस, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। परचेज कुछ भी नहीं किया, और चूंकि ये अब बिक गई है तो क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ नहीं माइनस होना, तो ये 10 रुपये क्या बन गया? अब जाके कॉस्ट ऑफ सेल बना, और आपका प्रॉफिट कितना आ गया? तो ये क्या हुआ है बेसिकली? ये आपका कौन सा था? ये आपका ईयर 1 था और ये आपका ईयर 2 है। तो ये जो चीज़ है ना, ये प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है जी? इसमें एक खसूसियत ये है
कि ये आपकी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रेवल करती है, इसीलिए तो इसको पीरियड कॉस्ट नहीं कह रहे। ये जब बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्सपेंस बनेगी। जब तक अनबिक्ड है, अनसोल्ड है, तो ये एसेट है और ये अगले पीरियड में ट्रेवल कर जाएगी। जबकि पीरियड कॉस्ट जो होती है उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सुना हमने। आपके सैलरी एक्सपेंस एडमिन की, आपकी डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन का, या सेलिंग डिपार्टमेंट की आपकी फाइनेंस कॉस्ट, वो तो ऐसा नहीं होता कि आपकी इस पीरियड से अगले पीरियड में मूव कर जाए, वो तो फॉर द ईयर एक्सपेंसेस है। थोड़ी सी बात थी, समझ नहीं भी आई तो खैर है, आगे चल के समझ आ जाएगी, ठीक है। ऐसी थोड़ी सी बात आपको जरा फर्क सामने करना चाह रहा था कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में फर्क क्या है। जो पीरियड कॉस्ट होती है ना जी, वो आपकी, ये देखें, ये आपका जीपी आ गया, जीपी कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट थी ना। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है ना, आपके एक्सपेंसेस जिनमें आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, लेट से आपका सेलिंग एक्सपेंस 2 रुपए का है, ये माइनस होगा। आपका एडमिन एक्सपेंस है, माइनस होगा। आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, भाई आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक को क्या इससे कि आप चीज बेच पाए या नहीं बेच पाए हैं, ये चाहे आपका लॉस बन जाए, ये कॉस्ट आगे मूव नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, पीरियड कॉस्ट, ये रिलेट करती है किसी एक स्पेसिफिक पीरियड से। और प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट है, ठीक है। वो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई है। अगर प्रोडक्ट इस साल में बिक गई तो वो इसी साल एक्सपेंस होगी, इस साल नहीं बिकेगी तो यहां से निकल के देख लो आगे चली गई थी। लेकिन छोड़ो इस बात को, पता नहीं कहां निकल गया मैं, ठीक है। तो सादा बात, पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, और उनको हम मैच करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू के साथ। यानी कि और आसान करें तो ये कह सकते हैं कि जिस पीरियड में इनकर होती हैं ये उस पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। गॉट इट। तो ये पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट, ठीक है जी। पार्ट 2 स्टार्ट कर लें।